नमस्ते। डेरियन डेटा पे आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सिमरनदीप सिंह और आज हम डेयरी फार्मिंग के एक ऐसे पहलू के बारे में बात करेंगे जहां पर सबसे ज़्यादा गलतियां की जा रही हैं, बछड़ों का पालन पोषण। चाहे आप एक अनुभवी किसान हैं, चाहे क्षेत्र में नए हैं, आपने बछड़ों के पालन पोषण के बारे में बहुत सारी सलाहें सुनी होंगी, लेकिन क्या वह सभी सलाहें वास्तविकता में सही हैं? आज बाजार में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हैं, लेकिन अफसोस हर बात वैज्ञानिक प्रथाओं पर आधारित नहीं है। वास्तविकता में कुछ मिथक आपके बछड़ों की सेहत, विकास और इस हिसाब से अगर बात करें तो आपके फार्म की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत हद तक इफेक्ट कर सकते हैं। आज सिर्फ एक वीडियो ही नहीं, एक सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिसिंग लिंक्स। यहाँ पर हम डेयरी फार्मिंग से जुड़े आम गलत फहमियों की तह तक जाएंगे और शुरुआत आज हम बछड़ों के पालन पोषण से कर रहे हैं। हम इन मिथकों को तोड़ेंगे और उन मिसिंग लिंक्स को आपस में जोड़ेंगे, जिसके द्वारा आप अपने फार्म को बिल्कुल सही और एक बहुत बेहतरीन प्रॉफिटेबल तस्वीर के साथ में देख पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे के जन्म लेने से पहले, यानी जब गायें अपने गर्भ के 7वें, 8वें या 9वें महीने में होती है। भैंसों के मामले में 10वें महीने तक गर्भ जाता है, जैसे आप सभी जानते होंगे। इस समय के दौरान किसान पशुओं की खरीद फरोख्त में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं कि एक प्रेग्नेंट पशु को, एक एडवांस प्रेग्नेंट पशु को अपने घर खरीद के लेके आते हैं, अपने फार्म पे लेके आते हैं, इस उम्मीद से कि गायें शायद बछिया को जन्म दे दे, भैंस चाहे कट्टी को जन्म दे दे, तो इससे उनके लिए एक फ़ायदे का सौदा होता है। मगर ये एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा रिस्क है फार्मर के लिए। भैंस के पेट में जो यूट्रस है, जो बच्चेदानी, वो झूलती होती है। इन केस अगर पशु को बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है या उसकी खरीद फरोख्त, उसकी मार्केटिंग के टाइम पे उसके साथ काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी की जाती है, जिसमें एनिमल स्ट्रेस में आ जाता है, तो बच्चेदानी को मरोड़ पड़ सकता है, वल पड़ सकता है, जिसमें देखा गया है कि अराउंड लगभग 50% टाइम्स बच्चा बचता नहीं है। और अगर ये वल काफ़ी पुराना रहे तो बच्चे के बचने के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं और इससे किसान के ऊपर और ज़्यादा नुकसान आता है। इसके अलावा अगर हम बात की जाए, जो गाय या भैंस के ब्याने से लगभग 20-21 दिन पहले गाय को ट्रांजिशन फीड डालनी शुरू कर देनी चाहिए। प्रति पशु एक दिन में 4 से 5 किलो ट्रांजिशन फीड पशुओं को देनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में जब गाय या भैंस बच्चे को जन्म देगी तो उस समय उसको मिल्क फीवर, किटोसिस, इन जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह अपने आने वाले ब्यात में अच्छा दूध उत्पादन करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ब्याने से जस्ट 1 हफ्ता 10 दिन पहले पशु को एकांत में खुले बाड़े में बांधना चाहिए, उसको अलग से रखना चाहिए, ताकि वह बिल्कुल स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में अपने बच्चे को जन्म दे सके। इसके अलावा उसकी डाइट में स्ट्रॉ यानी कि तूड़ी को बढ़ा देना चाहिए, ताकि क्योंकि गर्भ अवस्था के इस अंतिम पड़ाव में यूट्रस का साइज, बच्चेदानी का साइज इतना बड़ा हो चुका होता है कि वो रेक्टम यानी कि जहाँ गोवा पशु का इकट्ठा किया जाता है शरीर के अंदर, उस जगह और रियोबन, दोनों जगह पे काफ़ी दबाव डालते हैं, जिसमें पशु की एक तो डाइटरी इंटेक, ड्राई मैटर इंटेक भी कम हो जाती है और प्लस पशु को कब्ज की दिक्कत हो सकती है। तो इस समय में पशुओं को देखा गया है कि आमतौर पर किसान तेल की फीडिंग करते हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसके अलावा तूड़ी की अमाउंट बढ़ाई जा सकती है पशुओं की डाइट में, ताकि एक लैक्सेटिव इफेक्ट क्रिएट हो और पशु आराम से कब्ज से निपटारा पा सके। अब हम बात करते हैं जब पशु अपने बच्चे को जन्म दे चुका हो या पशु अपने बच्चे को जन्म देने की कंडीशन में हो, स्थिति में हो। इस समय एक मिथक ये है कि बहुत जल्दी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कि पशु अपने बच्चे को अपने आप जन्म दे देंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरत पड़ने पे समय सिर हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर यह इंटरफेरेंस किसी
वेटनेरियन यानी कि पशु चिकित्सक की देखभाल में हो, या एलएसए जो लाइफ स्टॉक अटेंडेंट्स रहते हैं लोकल लेवल के ऊपर, उनकी असिस्टेंस में हो। बिना एक्सपर्ट एडवाइस या एक्सपर्ट के मौजूद हुए बच्चों के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, बेवजह खींचातानी नहीं करनी चाहिए, और ट्रैक्टर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और कई बार देखा गया है कि जब ब्याने में दिक्कत आती है पशुओं को, तो किसान या तो सरसों का तेल या मिट्टी का तेल, इस तरह के तेल का इस्तेमाल करते हैं चिकनाई के लिए। ये प्रैक्टिस बिल्कुल ही गलत है। ये बच्चे की माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत हानिकारक है। बच्चे की स्किन पे दिक्कत हो सकती है, और बच्चे की माँ की अंदर अगर बात की जाए तो यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर ये एक इरिटेंट का काम करते हैं, जिससे एंडोमेट्राइटिस और अलग अलग इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और ना तो गाय समय से गाभिन होगी, ना समय से हीट पे आएगी। इसके अलावा जब पशु जन्म ले चुका होता है तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि या तो गाय या जो भैंस जो भी माँ बनी है वो अपने पशु को चाटे या अपने पशु के साथ एक कनेक्शन क्रिएट करे। इन केस अगर कुछ ऐसे फार्म्स पे जहाँ पर 0 डे वीनिंग, पहले दिन ही जन्म लेते ही बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाता है, इस तरह की प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पर उस बच्चे की इनिशियल इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए हमको उसका अम्बिलिकल मैनेजमेंट और उसकी कोलोस्ट्रम फीडिंग यानी कि बॉली पिलाना, दोनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम बात करें अम्बिलिकस मैनेजमेंट यानी कि नाड़ुए की देखभाल की, तो बछड़े के शरीर से लगभग 4 उंगलियां छोड़ के बीटाडीन में डूबा हुआ एक कॉटन का, ध्यान से सुनिएगा, कॉटन का धागा नाड़ुए पे कस के बांधना चाहिए, और उतने ही 3 से 4 उंगली छोड़ के उसको काट देना चाहिए। धीरे धीरे वह नाड़ुआ अपने आप सूखता चला जाएगा, और ऑन द डेली बेसिस आपको हर रोज़ उस नाड़ुए की ड्रेसिंग करनी है। यानी कि उस नाड़ुए को, जैसे हम पशुओं को धोने के टाइम पे टीट टिप्स यूज़ करते हैं, उस तरह की ही कुप्पी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला वही है टीट टिप का, 3 हिस्से ग्लिसरीन, 1 हिस्सा बीटाडीन, मगर कुप्पी बच्चों के लिए अलग से यूज़ करनी है। इन बच्चों को दूध वाले पशुओं की कुप्पी नहीं यूज़ करनी है। उसी से हमको अम्बिलिकस को डिप देना है दिन में 2 दफ़ा। इससे फ़ायदा आपको ये रहेगा कि आपके पशुओं को नाड़ुए की सूजन और जोड़ों की सूजन की दिक्कत नहीं होगी, वह पशु बीमार कम होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं बॉली की। आमतौर पर देखा गया है कि गाय के बच्चे, जो देसी गाय के बच्चे हैं, वो 25 से 30 किलो के करीब, और विदेशी गाय और भैंसों के बच्चे 30 से 40 किलो के बीच में आते हैं, के बीच में जन्म ले रहे हैं। तो साइंस कह रही है, हमारी रिसर्च ये कहती है कि वजन के 10वें हिस्सा, मतलब कि अगर 40 किलो का बच्चा है तो 4 किलो, 35 किलो का बच्चा है तो 3.5 किलो, 30 किलो का बच्चा है तो 3 किलो, और 25 किलो का बच्चा है तो 2.5 किलो दूध बच्चे को जन्म के 6 से 8 घंटे के भीतर पिला देना चाहिए। गाय का पहला दूध बॉली। कारण इसमें बहुत सारी इम्यूनिटी के सेल्स रहते हैं, इम्यूनिटी के केमिकल्स रहते हैं, जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं इस तरह के। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, घंटों के हिसाब में ही चाहे, इन प्रोटीन्स को पचाने की क्षमता बच्चे की कम होती चली जाती है। इंसानों में बच्चा जब जन्म लेता है वह इम्यूनिटी अपनी माँ से प्राप्त करता है, मगर गाय बच्चों में, जब बछड़ों में, कटियों में जब बच्चा जन्म लेता है, वह अपनी इम्यूनिटी इस पहले दूध से प्राप्त करता है, ना कि डायरेक्टली अपनी माँ से, जिस कारण ये दूध पिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे जब बच्चा कुछ दिन बड़ा हो चुका है, दूध पर अपनी निर्भरता को कम कर रहा है धीरे धीरे, मगर किसान अभी भी उन बच्चों को पानी नहीं पिलाते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। आपको अपने बच्चों को अपने कटियों के आसपास, बछियों के आसपास पानी की उपलब्धता हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। वो अपनी मर्जी से चाहे जितना पानी पिए। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर जितना रोल पानी का होता है, उतना ना तो चारे का रहेगा, ना काफ स्टार्टर का रहेगा। सबसे पहला रोल
ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर पानी का ही रहता है। तो कोशिश करें आपके बच्चे जो आपके फार्म पे जन्म ले रहे हैं, चाहे वो बछिया हो, चाहे वो बच्चा हो, कट्टी हो या कट्टा हो, उनको पानी की उपलब्धता रहे। पानी हमेशा ज़मीन पे रख के पिलाने, ज़मीन पे रख के बाटे में पिलाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस इस तरह से नीचे रख के पिलाया गया दूध बच्चे के सीधा ह्यूमन में जाता है, ना कि रेटिकुलम में। और कोशिश करें दूध जब भी पिलाएं पशु को, चाहे वो बॉली हो, चाहे वो आप क्या कहते हैं उसको, चुगनी से दूध पिला रहे हों, वह 2.5 फुट की ऊंचाई से पिलाया जाए, ताकि वह दूध ह्यूमन में ना जाकर रेटिकुलम से सीधा एपोमिज्म में जाए, जिससे उसकी पाचन क्षमता बढ़े और बच्चा अपना वजन जल्दी से जल्दी और बढ़िया तरीके से बढ़ाए। इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डालने वाले दूसरे नंबर के भागीदार की, यानी कि काफ स्टार्टर की। एक अच्छा काफ स्टार्टर आपके पशुओं की ग्रोथ के अंदर बहुत तेजी से वृद्धि करवा सकता है। कुछ किसान जो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, बहुत ही ज़्यादा विकासशील हैं, वह अपने पशुओं को, खास करके जो विदेशी गायें हैं, उनको 15 से 18 महीनों में तैयार कर रहे हैं, जो कि एक बाकाबिलियत तारीफ बात है। बच्चों को आप पानी दीजिए, काफ स्टार्टर दीजिए, इसके अलावा हरा चारा दीजिए, मगर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में तूड़ी दीजिए, सूखा चारा दीजिए, क्योंकि उनका पेट अभी उन चीज़ों को पचाने के लिए तैयार ही नहीं है। इसके अलावा 6 महीने से कम के पशुओं को बिल्कुल भी साइलेज नहीं देना है, अन्यथा ये छोटे बच्चे अपने लिवर में दिक्कतें पैदा कर लेंगे, जिनको सुधारना बहुत ही ज़्यादा कठिन रहेगा और लाइफ टाइम प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं इन छोटे बच्चों में सींगों को दागने के बारे में। आमतौर पर माना जाता है कि सींग दागना या सींगों को हटाना बहुत ही ज़्यादा क्रूर क्रिया है, जिसको नहीं किया जाना चाहिए। पशुओं को उनके प्राकृतिक माहौल में पालना चाहिए। अगर इसको एक दूसरी तरफ से देखा जाए, अगर उन पशुओं के सींग बहुत ही छोटी उम्र में दाग दिए जाएंगे एक अच्छे मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा, पेन किलर्स की सहायता के साथ में, एनेस्थीसिया की सहायता के साथ में, तो वह पशु बहुत ही कम पीड़ा के साथ उन सींगों से छुटकारा पा लेगा, जो सींग आगे जाके उम्र में या तो लड़ाइयाँ या ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी कारण से एक अन्य पशु या खुद को चोट देने का कारण बन सकते थे। इसके अलावा सींग दागने से जो हेड स्पेस पशु कम लेगा, तो उससे किसान अपने उस सीमित जगहों में ज़्यादा पशुओं को, कम से कम 1 से 2 पशु ज़्यादा पाल सकेगा, जिससे एक अलग प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता खुलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं टीकाकरण की। कई बार देखा गया है कि डेयरी किसान टीकाकरण के खर्चे को एक बेफजूल का खर्चा मानते हैं, जबकि मेरी सलाह हर डेयरी किसान को यही रहेगी कि अपने पशु चिकित्सक की सलाह लेकर एक टीकाकरण शेड्यूल जरूर तैयार करें, ताकि आपके पशु FMD, ब्रुसेल्ला, HS, थ्रिलेरिया, इन सब बीमारियों से बचे रहें। बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन शेड्यूल, जो डीवर्मिंग शेड्यूल रहेगा, उसकी पिक्चर्स मैं अभी इनसेट में पोस्ट कर दूंगा, आप उन पिक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। एक बात पर गौर करिएगा, ब्रुसेल्ला की वैक्सीन 4 से 8 महीने की सिर्फ फीमेल पशुओं को लगानी है, बच्चियों को लगानी है, कट्टियों को लगानी है। मेल पशु को ये वैक्सीन नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर हम और भी कई मिथबस्टर्स हैं और भी कई गलतफहमी हैं, जिनको हम आगे समय में दूर करते रहेंगे, अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। तो ये थे बछड़ों के पालन पोषण के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स।
इन सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करके ना केवल आप अपने बछड़ों का सही जीवन शुरुआत कर सकते हैं, बल्कि अपने फार्म की सफलता और उत्पादकता में भी योगदान डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं या कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जिन पे आप जानकारी चाहते हैं, तो उन कमेंट्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक अपने पशुओं का ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। ये था डेयरी एंड डेटा का एक मैनेजमेंट वीडियो। मैं हूं डॉक्टर सिमरनदीप सिंह और मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बाय।